हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 3, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 14 पूरा सॉल्व कर रखा था। उसी में से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया है दिनेश, रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ का विभाजन 3:3:2 में करते हैं और आगे जो है आपका चिट्ठा दिया हुआ है और नीचे में जो है समायोजन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी क्वेश्चन को मिलान कर लिए। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, इसको मैं बता रहा हूँ इसमें क्या क्या करना है। देखिए, लास्ट में आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि करें तथा फर्म का संशोधित स्थिति विवरण तैयार कीजिए। तो हमें तो देखिए, स्थिति विवरण अगर तैयार करना है तो हमें सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी। पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों की पूंजी खाता और आर्थिक चिट्ठा। और लास्ट में हम लोग क्या बनाएंगे? लास्ट में हम लोग बनाएंगे इसकी पंजी प्रविष्टियाँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे? पुनर्मूल्यांकन खाता से। तो पुनर्मूल्यांकन खाता का प्रारूप मैंने पढ़ा रखा था आपको, है ना। क्या रहेगा? विवरण राशि रहेगी। अब ये किससे बनता है? तो ये बनता है आपका समायोजन से। तो पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनेगा? देखिए समायोजन को अगर हम लोग देखते हैं, समायोजन में क्या दिया है? स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन 3,31,000 होगा। तो इसी को हम लोग क्या देखेंगे? पुराना चिट्ठा में देखेंगे कितना है। पुराना चिट्ठा में स्थायी संपत्ति दिया है 2,80,000, जो कि समायोजन कितना दिया है? 3,80,000। मतलब 2,80,000 से कितना हो गया? 3,31,000। मतलब क्या हो गया? बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है? तो 51,000। तो जो बढ़ता है संपत्ति सूत्र कहाँ लिखते हैं? समाकलन साइड। स्थायी संपत्तियाँ खाता को 3,31,000 माइनस 2,80,000 करोगे तो कितना आ गया? 51,000। मतलब 51,000 बढ़ा हुआ है। वैसे दूसरा देखें, देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 5% का प्रावधान बनाएगा। देनदार पर कितना निकाल लेंगे? 5%। वो किधर निकलेगा? विकलन साइड। विकलन साइड में लिख लेंगे देनदार खाता से। तो देनदार का देखो अमाउंट कितना है? 60,000 है। 60,000 कितना निकाल दिए? 5%। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3,000। ठीक है दोस्तों। वैसे आगे देखते हैं। इस तिथि को फर्म की ख्याति पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 4/1/2 मतलब 4.5 वर्ष के मूल्य के पर होगी, जो क्रमशः लाभ दिया हुआ है 14,000, 17,000, 20,000, 22,000 और 27,000। तो इसमें हमें क्या करना है? तीसरा में हमें ख्याति की गणना करना है। पुनर्मूल्यांकन में इसका लेखा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक का मूल्य 1,12,000 तक कम हुआ। अब यहाँ पास स्पष्ट दे दिया है क्या हुआ है? कम हुआ है। तो कम होता है तो किधर लिखते हैं? विकलन साइड। संपत्ति में कम हुआ है तो विकलन साइड लिख देंगे स्टॉक खाता से कितना कम हुआ है। तो पहले देख लेंगे चिट्ठा में कितना दिया है? 1,20,000 माइनस कर देंगे 1,12,000। अंतर आ गया कितना? 8,000। मतलब 8,000 की क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दिया है 5वां, ख्याति को फर्म की पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाएगा। अब यहाँ पर देखना, जो ख्याति को जो है फर्म की पुस्तक में नहीं दर्शाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने बताया था उसमें ख्याति दिया था, उसको हमने साझेदार की पूंजी खाता में हमने लिखा था ख्याति खाता को करके, बाकी को हमने बांटा था। लेकिन इसमें हमें ख्याति खाता करके नहीं दर्शाना है। इसको हमें साझेदार को जो जो बांटेंगे उसके नाम से हमें क्या करना है? दर्शाना है। उसमें भी अगर ख्याति को जो बांटेंगे उसमें जो त्याग कर सकेगा उसी को ही हम लोग वहाँ पर लिखेंगे, साझेदारों के पूंजी खाता बनाएंगे उस पर। ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिलहाल अभी देखते हैं यहाँ केवल कितना आएगा। समाकलन साइड में 51,000 आ जाएगा और विकलन साइड में देनदार 3,000, स्टॉक का 8,000। तो देखो किधर कमी हुआ है? विकलन साइड कमी हुआ है, तो इसलिए विकलन साइड आ गया, साझेदारों के पूंजी खाता से लाभ आ गया। अब लाभ कितना आया है? तो 51,000 में 11,000 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। अब इसी 40,000 को हम लोग बांटेंगे तो देखो यहाँ पास पहला दिनेश में कितना आ जाएगा? 15,000, रमेश को कितना मिल जाएगा? 15,000 और सुरेश को 10,000। ये कहाँ से आया? तो यहाँ पास देखना, वर्किंग नोट्स मैंने करा था, कार्यविधि, जो ये टोटल 40,000 है उसको बांटना कैसे है उसको बता रहा हूँ। लाभ हमारा था 40,000, ये 40,000 कहाँ से आया? समाकलन में 51,000 था, विकलन में 11,000, दोनों को हमने घटा दिया तो आया 40,000। अब दिनेश को बांटेंगे। अनुपात कौन सा रहेगा? देखना, पुराना अनुपात रहेगा 3:3:2 में। दिनेश को 40,000 गुणा कर देंगे 3/8, क्योंकि इसका 3 है। अब 8 कहाँ से आया? 3 3 6 2 8, 8 एकम 8, 8 5 6 40। 5,000 को अगर 3 से गुणा करो तो 5 दिया 15,000। वैसे रमेश का करेंगे 40,000 गुणा 3/8, सेम है दिनेश जैसे, तो इसका भी कितना आएगा? 15,000। तीसरा सुरेश का 40,000 गुणा करेंगे 2/8, क्योंकि सुरेश का कितना है? 2 है, 2/8 कर दिए। 8 एकम 8, 8 5 6 40। 5,000 को अगर 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक।
तो दिनेश, रमेश और सुरेश का जो ये अमाउंट कहाँ से आया वो पता चल गया ना, यहाँ से हम लोग उसको सॉल्व किए हैं। ठीक, आगे तो अपना इसमें पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया। अब इसी में से साझेदार के पूंजी खाता बनाने से पहले हमें ख्याति की गणना करनी होगी। ठीक है, तो ख्याति की गणना कैसे करते हैं उसको मैंने बताया था आपको। इसमें क्या करेंगे, औसत लाभ निकालेंगे। औसत लाभ का क्या होता है, कुल लाभ बटा कुल वर्षों की संख्या। तो कुल लाभ हमारा कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 14,000, 17,000, 20,000, 22,000 और 27,000। बटा कर लेंगे कुल वर्षों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ लिख दिए 5 वर्ष। उसके बाद देखिए टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 1 लाख आएगा। 1 लाख में से 5 को हम लोग भाग दे देंगे। 5 1 5, 5 विषम 100 होता है, या तो 5 दूनी 10 कर लो, बाकी 3 जीरो को यहाँ 4 जीरो को यहाँ लिख दो। यहाँ से आएगा कितना, 20,000। अब ख्याति निकालेंगे क्योंकि ये हमारा क्या निकला है, अभी औसत लाभ निकला है। ख्याति बराबर होता है औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। तो हमारे पास औसत लाभ कितना निकला है, 20,000, और क्रय वर्षों की संख्या कितना वर्ष के लिए बोला है, 4 सही 1/2 यहाँ दिया है। या तो डायरेक्ट इसको 4.5 कर लो, या फिर ऐसा कर लो 4 दूनी 8, 8 में से 1 जोड़ा कितना हुआ 9। अब बटा कर लेंगे, जो नीचे में रहता है वैसे सेम रहता है, 9/2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4.5। ठीक, तो 20,000 को अगर 4.5 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 90,000। तो ख्याति हमारा कितना निकल के आ गया, 90,000। अब इस ख्याति को हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों साझेदार हैं उसको हम लोग बांट देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो तीनों साझेदार को बांटने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग अनुपात हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि त्याग अनुपात निकालेंगे तो उसके अनुसार ही हम उसको बांटना पड़ेगा। तो त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। साझेदार कौन कौन है, दिनेश, रमेश और सुरेश। ओल्ड मतलब पुराना अनुपात कितना है, 3:3:2। न्यू मतलब नया अनुपात कितना है, 1:1:1। ये कहाँ से पता चला, क्वेश्चन में दिया है 1 अप्रैल 2015 से लाभ का विभाजन क्या करना है, बराबर करना है, इसलिए हमने इसको क्या किया, बराबर बराबर दे दिया। अब चलिए इसको त्याग अनुपात निकालेंगे। दिनेश का अगर निकालेंगे तो यहाँ से 3/8 हो जाएगा, 3 3 6 2 8। माइनस कर लेंगे, नया अनुपात कितना है, 1/3, 1 2 3। ठीक, नीचे में 3 कर लिए, सॉल्व कर देंगे, 8 दिया 24। अब ऊपर में 9 कैसे आया, तो 8 का हम लोग 24 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 8 दिया 24, 3 आया ना। अब उस 3 को हम लोग इस 3 से गुणा कर देंगे, 3 दिया 9, बीच में माइनस का माइनस। वैसे 3 को हम लोग 24 से भाग देंगे, तो 3 8 24, 8 आया। 8 को 1 से गुणा कर दिया तो 8 1 8। 9 में से 8 घटा तो कितना आया, 1/24। ये प्लस में आया इसलिए ये क्या करेगा, त्याग। रमेश का निकालेंगे, रमेश का 3/8 है, माइनस 1/3 है, सेम दिनेश जैसे है, तो इसका भी कितना निकल जाएगा, 1/24। ये भी प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, त्याग। उसके बाद सुरेश का निकालेंगे, 2/8 माइनस कर लेंगे 1/3 से, यहाँ से लिखा 2/8, यहाँ से 1 माइनस 3, 1/3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 8 दिया 24, 8 को हम लोग 24 से भाग देंगे तो 8 दिया 24, 3 बार में गया। 3 का हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, 3 2 6, माइनस का माइनस। 3 को हम लोग 24 से भाग दे देंगे, 3 8 24, 8 बार में गया। 8 का 1 से गुणा, 8 1 8। अब 6 - 8 आया, यहाँ से देखना -8 है, माइनस में आएगा। ठीक है, तो 8 में से 6 आ गया, कितना बचा, 2, -2 आ गया, मतलब ये क्या होगा, नफा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ख्याति को बांट देंगे। ख्याति हमारे पास कितना है, 90,000। दिनेश बराबर 90,000 गुणा 1/24। अब देखना दिनेश का कितना है, 1/24, यहाँ से लेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 से कटाएंगे, 2 12 24 और 2 45, अब 90 होता है। ठीक है, तो 45,000 को 1 से गुणा, 45,000 आ गया, नीचे में 12 की 12। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 12 कम 12, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। 36 में से अगर क्या बोलते हैं 45 को हटाएं, कितना जाएगा, 8, मतलब है जाएगा 80। 12 7 सॉरी 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 12 7 84, 84 में से सॉरी 90 में से 84 का कितना बचा, 6, 60 हो गया। 12 5 6 60 और 12 0 0, 3,750 से आ गया किसका, दिनेश का। ये हो गया त्याग, यहाँ से त्याग लिख दिए। रमेश का सेम है, देखना 90,000 गुणा 1/24, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 3,750। ये भी क्या करेगा, त्याग करेगा। उसके बाद आ जाते हैं सुरेश का है 90,000 गुणा कर देंगे 2/24। ये कहाँ से आया, यहाँ से। अब इसको भाग दे देते हैं, 2 1 2, 2 12 24, अब 12 आ गया। चलिए इसको फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक्का कितना होता है, 12 और 2 45, अब 90। 45,000 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 45,000। नीचे में 6 का 6 से भाग दे देंगे, 6 कम 6, 6 7 42। 45 में से 42 गया, कितना बचा, 3, 30 हो गया। 6 5 6 30,
6 शून्य शून्य और 6 शून्य शून्य, ये हो गया 7500। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, दिनेश का त्याग है, रमेश का त्याग है और सुरेश का क्या है, नफा है। तो ये त्याग का ही बस एंट्री होगा किसमें, साझेदारों के पूंजी खाते में। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं किसका, साझेदारों के पूंजी खाता को। तो ये कैसे बनेगा, इसका हम लोग प्रारूप बना लेंगे, विवरण जितने साझेदार उसका नाम, फिर विवरण जितने साझेदार हैं उतना नाम। ठीक, इधर विकलन और इधर समाकलन। तो इसको हम लोग समाकलन से ही बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखना, लिखेंगे शेष लाया गया, किसको लिखेंगे, पूंजी की रकम को। पूंजी की रकम आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, दिनेश का 1 लाख, रमेश का 80,000 और क्या बोलते हैं सुरेश का 70,000, ये हो गया। अब क्वेश्चन में ही दिया है चिट्ठा में सामान्य संचय, तो सामान्य संचय को भी हम लोग क्या कर लेंगे, बांट देंगे। चले बांटते हैं। सामान्य संचय कितना, 80,000। दिनेश को अगर बांटे 80,000 गुणा 3/8, ये पुराना अनुपात नहीं बांटेंगे, ध्यान रखना है ना, 3:2 में 3/8 हो गया, 8 एकम 8 और 8 दहम 80, 10,000 हो गया। 10,000 को 3 से गुणा करे तो 30,000। वैसे आगे रमेश का भी सेम रहेगा, 80,000 बटा 3/8 है तो इसका भी कितना आ जाएगा, 30,000। सुरेश का निकालते हैं, 80,000 गुणा हो जाएगा कितना, 2/8, 8 एकम 8, 8 दहम 80। 10,000 को अगर 2 से गुणा करें तो 10 दूनी 20,000। तो यहीं से आया है 30,000, 30,000 और 20,000। उसके बाद लिख देंगे पुनर्मूल्यांकन खाता को लाभ, जो यहाँ से हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए थे, यहाँ से जो लाभ आया हुआ था, इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो विकलन में है उसी को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर समाकलन में लिख दे पुनर्मूल्यांकन खाता को 15,000, 15,000 और 10,000। उसके बाद देखना, ये जो ख्याति मैं बता रहा था, जो त्याग है उसको लिखना है करके, उसको कैसे लिखेंगे उसको देखना। अब इसमें हमें क्या लिखना है, दिनेश और रमेश दोनों के जो है खाता में हमें लिखना है, लेकिन यहाँ से देखना हमने क्या लिखा है, सुरेश। क्यों लिखा है, ध्यान देना, अगर हम लोग सुरेश लिखते हैं तो सुरेश के नाम में हम लोग जो है एंट्री नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर हमने यहाँ सुरेश लिखा है तो हम लोग सुरेश में हम लोग एंट्री नहीं कर सकते अमाउंट को, इसलिए हमने यहाँ पास एंट्री नहीं किया है। लेकिन हम लोग देखना है यहाँ पास सुरेश के पूंजी खाता को करके लिखा है, लेकिन अमाउंट को किस में लिखा है, दिनेश में 3,750 और रमेश में 3,750, क्योंकि हम लोग उसी के नाम से नहीं लिख सकते, ध्यान रखें। ठीक है, सुरेश के पूंजी खाता को लिखा, दिनेश में लिख दिया 3,750, यहाँ लिख दिया रमेश में 3,750। अब इसी को सेम, ख्याति को दोनों साइड लिखा जाता है, तो इसी को सेम हम लोग कहाँ करेंगे, यहाँ पास भी एंट्री कैसे होगा। अब इस बार सुरेश के में लिखना है, लेकिन नाम क्या रहेगा, दिनेश का। दिनेश के पूंजी खाता को 3,750, रमेश के पूंजी खाता को 3,750। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, समाकलन का योग कर लेंगे और विकलन का योग कर लेंगे। जिधर राशि कम होगी या छोटी होगी उधर क्या चला जाएगा, शेष ले गया करके आएगा। चलिए, सुरेश का अगर टोटल करें तो 1 लाख आया। अब 1 लाख में हम लोग क्या करेंगे, इतना को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे कितना जाएगा, 92,500। ठीक, वैसे रमेश का 1,28,750 है, इधर कुछ नहीं आया है तो डायरेक्ट लिख दो, शेष ले गया मैं 1,28,750। यहाँ देखते हैं दिनेश का 48,750 है, तो इधर भी कुछ नहीं आया है, डायरेक्ट लिख दो 1,48,750। यहाँ पे लिख दो नीचे में जैसा है वैसा पूरा योग कर दो, दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। ठीक, तो ये हमारा बन गया साझेदार का पूंजी खाता। अब इसी में आगे बनेगा आपका आर्थिक चिट्ठा। क्या बनेगा, आर्थिक चिट्ठा बनेगा। चलिए, अब चिट्ठा कैसे बनता है उसको भी मैं बता देता हूँ। चिट्ठा का मैंने प्रारूप बता रखा था आपको जब क्वेश्चन नंबर 13 बताया। तो चलिए, दायित्व राशि, संपत्तियाँ राशि रहेंगी। अब ये जो आपका पुराना चिट्ठा जो दिया है क्वेश्चन में, उसी में से हम लोग डायरेक्ट लिखते जाएंगे। देखते हैं कैसे। देखना, संपत्ति साइड में क्या दिया है, बैंक में रोकड़ कितना दिया है, 40,000, डायरेक्ट लिख दो, इसमें कुछ भी नहीं किए थे तो। ठीक, आगे आ जाओ, दूसरा दिया है प्राप्ति पत्र 50,000, डायरेक्ट लिख दो 50,000। उसके बाद आ जाओ देनदार में 60,000 है, लेकिन इसमें हम लोग क्या किए थे, 5% हम लोग इसमें निकाले थे, इसलिए क्या किए, देनदार को अंदर में लिख दिए 60,000, माइनस कर दें संदिग्ध रेट कितना था 5%, तो ये कितना निकाले थे 3,000, घटा दो 60 में से 3,000 गया, कितना आ गया 57,000। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, स्टॉक कितना है 1,20,000, लेकिन इसमें क्या हुआ था, कमी हुआ था, कितना का 8,000 का, यहाँ माइनस कर दो कमी 8,000 को, घटा दो कितना आ गया 1,12,000। वैसे आगे देखें, स्थायी संपत्ति कितने दिए हैं 2,80,000, इसमें क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था, कितना 51,000, तो उसको क्या कर देंगे प्लस वृद्धि करके जोड़ देंगे 51,000, इसको जोड़ देते कितना आ गया 3,31,000। अब संपत्ति साइड पूरा हमने एंट्री कर लिया। अब आ जाते हैं दायित्व साइड।
दायित्व साइड में हमारे पास दिया है लेनदार। लेनदार में कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट लिख दो 1,50,000। उसके बाद है सामान्य संचय। तो सामान्य संचय का एंट्री इसमें नहीं होता। सामान्य संचय को हम लोग किसमें लिख लिए हैं, साझेदारों के पूंजी खाता में लिख डाले हैं। आगे आ जाओ, साझेदार का ऋण। साझेदार का ऋण दिया है दिनेश का 40,000 और रमेश का 30,000। दोनों को जोड़ करके डायरेक्ट लिख दो 70,000। आगे आ जाओ, साझेदार का पूंजी। साझेदार का पूंजी देखना, इसमें 3 ठो दिया है, दिनेश, रमेश और सुरेश। लेकिन इस बार ये 1,80,000 70,000 दिया है, इसको नहीं लिखेंगे। तो किसको लिखेंगे, यहाँ से देखना, साझेदार का पूंजी खाता जो हम लोग शेष लेके आया था ना, ये वाला, इसको हमें लिखना है कहाँ पर, चिट्ठा में। तो दिनेश का 1,48,750, रमेश का 1,28,750 और सुरेश का 92,500। सबको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 3,70,000। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, संपत्ति साइड को टोटल करेंगे और दायित्व साइड को टोटल करेंगे। तो जब टोटल करेंगे तो दोनों साइड राशि क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। इधर भी 5,90,000 और इधर भी 5,90,000। तो ये हमारा बन गया क्या, आर्थिक चिट्ठा। अब आर्थिक चिट्ठा बना लेने के बाद इसी में हमें क्या बनाने के लिए बोला है, जनरल प्रविष्टियाँ। तो जनरल प्रविष्टियाँ कैसे बनते हैं उसको मैं बता देता हूँ, एकदम सरल है। प्रारूप बना लेंगे, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। इसमें ध्यान देना, एक हम लोग लिखते हैं वृद्धि, एक हम लोग लिखते हैं कमी को, और जैसे कि देनदारों पर जो परसेंट वगैरह निकाले रहते हैं उसको लिखते हैं। कहने का मतलब ये, जितना भी हम लोग कार्यविधि में जो नोट्स वगैरह किए हैं वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगा, इसमें जो भी चेंजेस होती है वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है, जनरल प्रविष्टि में। चलिए तो स्टार्टिंग में देखेंगे, स्थायी संपत्ति खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता सी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, वृद्धि। स्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि के लिए वृद्धि होगा तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे, ऊपर में, और कमी होगा तो उस नाम को किस में लिखेंगे, नीचे में। कितना था, 51,000। 51,000 विकलन, 51,000 समाकलन। वैसे आगे पढ़ेंगे, आगे क्या हुआ था, हमारा स्टॉक में कमी हुआ था, तो कमी होता है उसको नीचे में और वृद्धि होता है उसको ऊपर में। पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन स्टॉक खाता से, स्टॉक के मूल्य में कमी हुआ, कितना कमी हुआ, 8,000। तो 8,000 विकलन, 8,000 समाकलन। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, जो वहाँ पास विकलन में दे उसको समाकलन में। अच्छा, एक बात और इसको ध्यान देना, सबसे बेस्ट इसका ट्रिक बता रहा हूँ जनरल प्रविष्टि लिखने का। जो आप पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए हो, इसमें देखना जो विकलन साइड में है वो जाएगा समाकलन में, और जो समाकलन रहेगा वो लिखा जाएगा किसमें, विकलन में। इस बात को ध्यान देखना। जैसे देखना, स्थायी संपत्ति क्या है, समाकलन में लिखा है, तो जनरल प्रविष्टि में किस में लिखेंगे, इसको विकलन में। और ये कहाँ लिखा है, ये देनदार और स्टॉक विकलन में लिखा है, तो ये दोनों किस में चला जाएगा, समाकलन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ लिख दिया, समाकलन में लिख दिया। देखो, पुनर्मूल्यांकन खाता को विकलन कर दिया और देनदार खाता से इसको कर दिया। कितना था, 5% संदिग्ध ऋण निकाला था, कितना, 3,000। 3,000 विकलन और 3,000 समाकलन। अब इसी में आगे बनेगा, सामान्य संचय भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हम लोग सामान्य संचय को भी बांटे हुए थे, है ना, तो उसको भी हम लोग यहाँ पास लिख लेंगे। देखना कैसे लिखेंगे, सामान्य संचय खाता को विकलन कर देंगे और जितना भी साझेदार हैं सबको हम लोग समाकलन। दिनेश के पूंजी खाता से, रमेश के पूंजी खाता से, सुरेश के पूंजी खाता से सामान्य संचय साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित किया गया। जो हम लोग निकाले थे उसी को लिख देंगे। सामान्य संचय था 80,000, बांटे थे 30,000, 30,000 और 20,000। उसके बाद आ जाते हैं, जो लाभ है उसको बांटे हैं उसको लिखेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता को विकलन कर देंगे और जितने भी साझेदार हैं उसको समाकलन में। दिनेश के पूंजी खाता से, रमेश के पूंजी खाता से, सुरेश के पूंजी खाता से लाभ को साझेदार के पूंजी खाता में हस्तांतरित किया गया। लाभ कितना था, 40,000। इसी 40,000 को बांट दिए 15,000, 15,000 और 10,000। चलिए, अब उसके बाद एक और हुआ था ख्याति में। ख्याति में भी हम लोग जो है वर्किंग वगैरह किए थे, तो देखना उसमें कैसे लिखा है उसको मैं बता देता हूँ। सुरेश के पूंजी खाता को विकलन करेंगे, जो नफा रहेगा वो विकलन में जाता है, जो त्याग रहता है वो समाकलन में। याद है ना, बताया था। सुरेश के पूंजी खाता विकलन, रमेश के पूंजी खाता से और दिनेश के पूंजी खाता से। ख्याति का समझन समझदार के पूंजी खाता में किया गया। सुरेश का था 7500, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी होता है कितना, 7500। लास्ट में हम लोग टोटल योग कर लेंगे, 1,89,500, इधर भी 1,89,500। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 15। पूरा आपको स्पष्ट बता दिया हूँ कैसे कैसे बनना है करके। ठीक है दोस्तों, तो आज से हमारा अध्याय 3 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कल से जो है अध्याय 4 साझेदार का पुनर्गठन, लेकिन नए साझेदार का उसमें क्या होगा, प्रवेश रहेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही।